Assalamu alaikum viewers, this is Samira Nisar. Very good evening to all of you. आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है नादिया जाफरी, और इस थोड़ी सी देर में वो हमें ज्वाइन करने वाली हैं. सो फॉर दैट जस्ट वेट, वी विल बी बैक इन नो टाइम. अच्छा नादिया, मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि डिटेल में आप बताएं. माशाल्लाह आप जो काम कर रही हैं यूथ के लिए. शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ ट्रेनर. ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी अटैच नज़र आती हैं हमें. कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हेड करती हुई नज़र आती हैं. टीचर्स के लिए बहुत काम कर रही हैं. पाकिस्तान टीचर फोरम के नाम से वहाँ पे माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं. यूथ के लिए बहुत काम करती हैं, और स्पेशली इनका ये जो एक टॉपिक है 5th जनरेशन वॉर, इसके ऊपर नादिया मैंने आपका एक सेशन भी अटेंड किया था. साथ में तकी साहब भी थे, वहाँ पे भी हमने 5th जनरेशन वॉर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था. सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट एक्चुअली. तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, प्लीज़. बिल्कुल. अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ से बता दिए. बाकी इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी, तो इंट्रोडक्शन साथ साथ भी 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अंदर, उससे मैंने बहुत सीखा भी और सिखाया भी. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अल्लाह ने बड़ा मेरे पे करम किया. मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे, बड़े अच्छे डेजिग्नेशंस पे काम करने का मौका मिला. चाहे वो APSS था, DH एजुकेशन सिस्टम रहा. उसके बाद कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी मैंने काम किया, ब्रिटिश काउंसिल के साथ किया, ऑक्सफोर्ड के साथ किया, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के साथ. सो लैंग्वेज के ऊपर मैंने बड़ा अरसा काम किया. उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट दैट माय नेशन, दैट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ माय नेशन, दैट आई शुड ओनली वर्क फॉर लैंग्वेज. और एक जुबान के लिए बेसिकली जो हमारा काम था, नो डाउट उसमें मेरी भी बहुत लर्निंग थी. मैंने बहुत सीखा, सिखाया. लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो मैक्सिमम अवाम है, उनकी जो वो समझते हैं जुबान, वो तो उर्दू है ना, और हमारी कौमी जुबान है. बिल्कुल ऐसे हैं. जी जी. और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, जेनेरिक ट्रेनिंग पे आ गए. तो टीचर ट्रेनिंग जो है वो मेरा स्पेसिफिक एरिया, फिर टीचर्स को जो एंड ट्रेन स्पेशली किया. टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, दैट इज हाँ. एक्सीलेंट एक्चुअली. बिल्कुल बिल्कुल जी. हाँ जी. एंड फुल पर्सन देयर, आई मस्ट से. आपने बड़ा अच्छा सा जो है वो मुझे सेशंस 3 दिन का था, आई गेस 3 days. इट वाज रियली गुड. और बिल्कुल आप मेरे पास. सो आई रिमेम्बर दैट एज वेल. दैट्स रियली गुड. ये था कि हमारे असातिज़ा एम्पावर हों. कहीं ना हम कहते हैं हम टीचर हैं और बस हम टीचर हैं. सो एक रीडिस्कवरी ऑफ द सेल्फ जो है, ऑफ द टीचर्स, वो जरूरी है. सो तकरीबन 18,000 टीचर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रेन किया है. और अब 20 सालों में ऑब्वियसली लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ टीचिंग से स्टार्ट किया था एज प्राइमरी टीचर, फिर सेकेंडरी टीचर, फिर एवेलुएटर, ट्रेनर, फिर ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो एक्सपीरियंस. सो ये सिलसिला चलता गया, लंबी कहानी. सो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीन में पाकिस्तान के कोने कोने में गए. एलीट से एलीट स्कूल में भी ट्रेनिंग्स कराई, जहाँ आप कहते हैं कि लोकल टीचर भी हायर नहीं होता, पाकिस्तानी टीचर भी नहीं बोल लेते, ऐसा है. और ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में भी गए जहाँ ओपन एयर स्कूल्स थे, वहाँ भी ट्रेनिंग्स कराई. तो सीखा बहुत, सिखाया बहुत. तो अभी आज जो मौजू है उस पे जो बेसिकली मुझे याद है हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, जी. तो हम बच्चों के किया था. तो ऐसे ही वो ऐसे भी ही. reason behind is that this is the such a war going on against this young generation and around this young generation that they're not much aware of it. बिल्कुल और ऐसा, बहुत बिल्कुल ऐसा. इसके साथ वो अपनी जिंदगी, और हम भी उसी में शामिल हैं कहीं ना कहीं. जो मिडिल एज है, मैं भी ये कहती हूँ कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं टुवर्ड्स यूथ, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकें. वहां पे अगर हम देखें तो जो बेसिकली 5th जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं इसके लिए, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जो जनरेशन वॉरफेयर है वो क्या था. वो बेसिकली दो देखें दुश्मन थे, आमने सामने, दो थे, तीन थे, चार थे, जो भी थे, उनकी टीमें आती थी, लश्कर आते थे, आमने सामने लड़ाई होती थी, बंदों को आमने सामने मारा जाता था. आजकल वो अल्तुगरल बहुत हमारी यूथ में भी फेमस है हर तरफ. तो वी नो कि दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ वॉर, दैट यू नो एंड यू आप डट के बहादुरी से सामने वार करते हैं. आप पीठ पीछे से वार बहुत कम, मतलब आपका तरीका कार्य है. अगर आप ब्रेव हैं, सोल्जर, तो आपका अब फिर नेजे हैं उसमें, आप तलवारें हैं उसमें, आपको ये आपको वेपन्स नजर आते.
जब हम सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर पे आते हैं तो हमारे वेपन्स जो हैं वो चेंज होते नजर आते हैं, मॉडर्नाइज हो गए उसमें हैं। बिल्कुल मॉडर्नाइज होते हैं, उसमें मशीनें आ जाती हैं, आप देखें ज्यादा से ज्यादा आपको गन्स भी मिलती हैं कि गन्स आ गई, मशीन्स आ गई। थोड़ा और आगे आए तो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर पे हमें पता चलता है कि फिर तोपें आ गई। आप हिटलर का दौर आगे देखें तो जी। फिर वो तोपों से जो एक लड़ाई का, अब तोप यू डोंट नो ये कितना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता गया ना, वी डोंट नो ये कितने एरिया के ऊपर जाके कहाँ कहाँ फिर आपकी तोप का गोला जो है वो किस तरफ जा रहा है। जंग के भी असूल होते हैं ना, उसमें आप रिलीजियस मकामात की जो है वो कदर करते हैं, वहां पे पेड़ों को हर्ट नहीं करे, दरख्तों को हर्ट नहीं करे। जब गोला बारूद आए तो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर थी, उसने भी तबाही मचाई। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर पे हम आते हैं तो हमें नजर आता है कि बड़ी तेजी से हम एटमी ताकतें बनना शुरू हुए। अब जब मुल्क एटमी ताकतें बनते चले गए तो बेसिकली हुआ ये कि हर मुल्क के पास, अभी हमने बड़ा अभी आज 26 मई की, तो 28 मई को यौम तकबीर भी आ रहा है और उस दिन हमारा मुल्क भी एटमी ताकत बना। ऐसे ऐसे है। एटमी पावर बनने से हुआ ये कि मुल्कों को एक आप कह लें कि एक सिक्योरिटी के लिए एक वो शील्ड मिल गई कि वी आर एटॉमिक पावर, नेवर डेयर टू लुक एट अस। अब आप अगर ऐसे ही हमारे है, ऐसे ही ऊपर की जंग के लिए कोई ऐलान करेंगे तो हम भी एटमी ताकत हैं। एक, एक डिफेंस के ऊपर और एक आपको एक वो आप कह लें कि मोहर लग गई। सो अब आगे चलें तो आपको कहीं ना कहीं जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसमें एटमी ताकतें मुल्क बने, वहां पे एक जो थ्रेट मिला मुल्कों को कि अब कैसे इन्वेड करें, अब किस तरह मुल्कों के अंदर जाएं, अब कैसे नेशंस को तबाह करें, अब कैसे एम्पावर करें अपने मुल्कों को इन दैट वे कि हमारी ताकत का की बालादस्ती हो, जो भी आप कह लें इसको। जी। अब इसमें भी इंटेंशंस मैटर करती हैं मुल्कों। वहां पे आके एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बहुत ही एक साइलेंट किलर की तरह शुरू हो गया। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के है। और मैं ये समझती हूँ कि कई जगहों पे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो था ना, जिसमें बेसिकली हम वो लेते हैं कि जी एटमी ताकत बने मुल्क, तो क्योंकि हम मुल्कों की तरफ उतनी आसानी से जंगे नहीं कर सकते थे जैसे हम नेजों तलवारों से करते थे या मशीनों से करते थे या तोपों से करते थे, तो हमें एटमी ताकत ने जब टकराना होता है तो आप सोचें तबाही का मैग्नीट्यूड क्या होगा। उस चीज बिल्कुल को पूरी देखते दुनिया हुए तबाह हो सकती है। पूरी तरह तबाह होती, बिल्कुल। और को देखते हुए जब कोई हल हमें उस तरह नहीं नजर आया तो हमने इंसानों ने ये किया कि एक नया हल ढूंढा जंग के लिए। और वो क्योंकि आप देखें अगर आप एटमी ताकत है मैं एटमी ताकत हूँ, टकराएंगे तो दुनिया तबाह हो सकती है। तो वो बड़ी मुश्किल से मुल्क हाथ पे हाथ दूसरे मुल्क पे हाथ डालता है, इसमें इतना आसान नहीं होता। इस ऐसे ही सूरत हाल के कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो एटमी ताकत बनना है ना, एक, एक रीजन पैदा की फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि इतना आसान नहीं था ना एटमी जी, ताकतों ऐसे से ही टकराना। ऐसे ही। ऐसे हिला नहीं सकते, चाहे आप भी एटमी ताकत है मैं भी हूँ, तो हम आपस में ऐसे नहीं अब आ सकते फ्रंट पे ताकत की लड़ाई में। बिल्कुल तो फिर ऐसे हमें कुछ और सोचना पड़ा, तो हम सब ने ये किया। इंसानी दिमाग है ना जी, देखें कहाँ से कहाँ चलता गया, दिस इज ही। लेकिन पर दादी एक बात है, बहादुरी खत्म हो गई, फिर कवर्डनेस आ गई है, कनिंग कनिंग हो गए हैं, लेकिन वो बहादुरी वाली चीज नहीं रही कि वो आप जिस मैं तरह आज बता रही हैं आमने सामने लड़ना। हाँ, और आप एक अपना दुश्मन आप पता था इसको मारना है, इसको ये। जी, इट ऐसा वाज नॉट लाइक कि पूरा का पूरा आप जो है नेशन और हर चीज ही तबाह कर। अब जो सूरत हाल है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, जंग का मैदान क्या है, पूरा वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आपकी यूथ के जहन है, स्पेशली आपके यंग बच्चों के दिमाग, उसका बैटलफील्ड वो है। दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जो बेसिकली परसेप्शंस की जंग, ख्यालात की जंग है, बिल्कुल है। सोचों की जंग, नजरियात की जंग आपकी है। जमीन से ला के रख देते हैं। एग्जैक्टली exactly. आप देखिए कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को जब जब आप समझना शुरू करते हैं
तो आपको ये पता चलता है कि ये कितनी तेजी से आपके मुल्क, आपको एज कॉम, एज नेशन, आपकी यूथ, आपकी जो लेगेसी ऑफ ट्रेडिशन है, जो लेगेसी ऑफ रिलीजन है, जो लेगेसी ऑफ कल्चर है, उसको तबाह कर सकते। और इसमें जो आज हमने जो मौजू, इसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इसलिए किया, नो डाउट रिस्पॉन्सिबल तो हम सब हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट है और आने वाला फ्यूचर, ये जो बन रहे हैं लोग, ये इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। बिल्कुल अगर ऐसा, इनके बिल्कुल ऐसा। अगर हमारी यूथ ही अवेयर नहीं होगी, अवेयरनेस सिर्फ मैटर नहीं करती, ट्रेंड होना इस पे मैटर कर, कि हमने सिर्फ अवेयर नहीं करना यूथ को, हमने उनको ट्रेंड कैसे करना है कि वो इसका मुकाबला कर सके। वरना कहीं ना कहीं हम वो अपना तशख़्ख़ुस खो बैठेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन जो हमारा तशख़्ख़ुस है ना, ये उसके ऊपर वार करने की एक, समझ लें, एक दौड़ लग गई है, और ये जंग। बिल्कुल नादिया, ये हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। इससे पहले कि हम इसकी मजीद डिटेल में जाएं, मैं जस्ट चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा व्यूअर्स की तरफ देखें। गौहर परवेज हैं हमारे साथ, ही इज शोइंग द थम्स अप, और आजम नज़ीर हैं, ही इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद हैं, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आजम नज़ीर विल बी ज्वाइनिंग इन, ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैम, यू आर डूइंग रियली अ वेरी ग्रेट जॉब, जज़ाकल्लाह खैर, ग्रेट वर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास इस वक्त अब्बास की तरफ से। वो कहते हैं, अब्बास का एक और क्वेश्चन जी, ये वाला। वो कह रही हैं हमें ये मौजू ज़ेर बहस लाने की वजह क्या है। तो मेरे ख्याल से लास्ट में नादिया आपने बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आई जस्ट वांट कि इसको हम मजीद थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं, व्हाई वी ये हैव चोजन दिस टॉपिक। इसको कर देखिए, अब मैं मौजू को हमने जेर बहस ही लाया कि आप पिछले कुछ अरसे में देखिए, कभी आपको खबर मिलती है कि डॉक्टर कदीर खान जो है वो फौत हो गए, सोशल मीडिया खबर था, हर तरफ खबर है, वो चल पड़ी। कभी आपको ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर देखते होंगे कि ये अल्लामा इकबाल की शायरी है जी, बड़ी खूबसूरत, आगे इकबाल लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इकबाल ने कहा। फिर ये भी हुआ पिछले तकरीबन 2 साल से, ये बहुत ज्यादा एक नई जो स्ट्रैटेजी यूज की है, मैं तो इसको कहूंगी एक दुश्मन जहन नहीं की है, कि इकबाल की आवाज में रिकॉर्डिंग्स, कि ये उन्होंने खुद पढ़ी है, कि शेर उनकी आवाज में है, ये उन्होंने पढ़ी। तो ये सब चीजें असल में, इसको एक इंग्लिश का वर्ड हम कहते हैं सबोटाज कर। तो ये सबोटाज इस के पर्सनालिटीज के ऊपर तकरीब कारी, आपकी शख्सियात, जैसे मैंने कहा ना डॉक्टर खान की डेथ हो गई, इस तरह की न्यूज चलाना, तरह की बेसिकली सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करना, जबकि अल्लामा इकबाल की फैमिली को खुद उठ के रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ी, उन्हें कहना पड़ा कि उनकी आवाज में नहीं है, बहुत से ऐसे शेर जो उनके शेर नहीं है। तो ये बेसिकली आपके, अब इकबाल कौन, जिसने पाकिस्तान का नजरिया दिया, बेसिकली ही इज आवर आइडेंटिटी, नादिया, हमारा। ये बिल्कुल ऐसे है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू अटैक द हीरोज, जो हीरोज हैं हमारे, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, उनके इमेज के ऊपर अटैक है ये। बहुत खूब समझे हैं, बिल्कुल सुमेरा, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि किसी तरह से इनसे, इनके हीरोज, ये किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के साथ हो सकता है। मैं सिर्फ इसको, मैं आपको, आप इसको ना ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लीजिए, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पहले तो हम ये समझ लें मुल्क बिल्कुल के ऐसा, अंदर नहीं बिल्कुल है। ऐसा। आप ये देखिए, कहीं पे उठा ले, दो मुल्कों के अंदर ट्रेड वॉर चल रही, वी ऑल नो, वो दो मुल्क ट्रेड वॉर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, वी ऑल नो, दिस इज ऑल फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आप देखिए, एक 9/11 होता है, उसके बाद आप देखिए हम आज तक कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, दिस इज ऑल फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये वजह है, हमारी नेशन को, हमारे यूथ को नहीं पता, उनको सारी हिस्ट्री के साथ ये चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी, दे कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। आप देखिए 9/11 के बाद की प्रोसीडिंग सारी चेक कीजिए, आप देखिए इराक को कितने साल लगते हैं, इन्वेड किया जाता है, पहले वीक किया जाता है, किसी मुल्क को भी ना इसमें पहले कमजोर किया जाता है, कोशिश ये की बिल्कुल ऐसा जाती है। है हर लिहाज से वो कमजोर हो जाए, अपने नजरियाती लिहाज से कमजोर हो, अपने इकोनॉमिक लिहाज से कमजोर हो, अपनी मईशत में, अपनी मौशरत में, अपने इल्म तालीम में भी कमजोर कर दिया जाए, और फिर उस पर वार करना आसान है, फिर आप चाहे उसको दूसरी वॉर के जरिए से किसी और हरबे से उस पर अटैक करना। हमारे पास देखिए, आज हम ज़रबे अज़्ब हमने किया, हमने उसके बाद देखें रद्दुल फसाद के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्यों हम सब ये काम कर रहे हैं?
अच्छा, अब मैं किसी एक तरफदारी नहीं करूंगी, लोग इसके ऊपर भी बहुत आते हैं कि शायद किसी एक पार्टी की तरफदारी, किसी फौज, किसी हुकूमत, किसी उसकी तरफ मैं बिल्कुल बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ व्हाट वाज द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम फॉर द स्टेट। वो क्यों लिया गया, वरना मुल्क को तबाह करना आसान हो जाता किसी भी गैर मुल्की कुव्वत के लिए। तो ये वजह है, ये बहुत सी सीरीज ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इस वॉरफेयर को समझना है और अपने जहनों को मजबूत करना है। क्योंकि एक बड़ी एक मैं टर्म इसके लिए यूज करूंगी, जहन साजी। जहन साजी, हमें अब जहन साजी पे आना है यूथ, कि आपने बेसिकली अपने मुल्क, अपना तशख्खुस, अपनी आइडेंटिटी, बिकॉज देखिए यूथ के लिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि फिर वही बात कि वो जो इकबाल ने कहा था ना कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम अशमी सल्लल्लाहु। फिर आप देखें, फिर आगे वो कहते हैं कि मिल्लत के साथ राबता मुस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। तो ये मैं आज साथ साथ बात करूंगी ना, मैं इकबाल की शायरी को बार बार आपकी इजाजत से ना लिंक करूँ, बिकॉज जो इकबाल कह गए उसके बाद हम कुछ और उससे खूबसूरत तो कह नहीं सकते। तो व्हाट इज ही सेइंग कि हमें कहीं ना नादिया, कहीं, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी प्लीज। जरूर जी, आप जिस तरह कह रही हैं कि आप इकबाल का हवाला देंगी, दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं कि ये हमारे हीरोज के इमेज के ऊपर एक अटैक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास थोड़ा सा मौका है कि हम उनके इमेज को सही तरह से पोर्ट्रे करें, तो दैट इज द वेरी बेस्ट थिंग, यू कैन डू इट, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। थैंक यू। तो वो मुझे बेसिकली जो कलाम इकबाल है, ये तो कुरान की तफसीर है ना, मतलब मैं तो दीन को समझना है तो मैं इकबाल को, तो मुझे दीन समझ आने लग जाता है। तो पर्शियन को मैं इवन, मुझे आई रिमेम्बर सॉरी, देयर वाज अ टाइम कि मुझे पर्शियन समझ नहीं आती थी, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में अपनी लाइब्रेरी में जाती थी कॉलेज की, और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स खोल के तो पर्शियन को समझने की कोशिश करती। तो मैं कॉलेज के ज़माने से ही इकबाल की बहुत बड़ी फैन हूँ, स्कूल कॉलेज के, और ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इकबाल के मौजू पे कोई तहतुल लफ्ज़ हो, कोई तकरीर हो और मैं अव्वल ना आई। ये अल्लाह का करम, कितना उनको स्टडी स्टूडेंट लाइफ, तो वो एक बहुत निस्बत है उनके साथ, डेफिनेटली हम सब की है एज नेशन। तो वो जो इकबाल ये कह रहे हैं ना कि जो फिर आगे भी वो कहते हैं, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है रानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तना। अब ये लहू रुला रही है उस इकबाल को जिसने इस मुल्क की बर्थ का एक आइडिया दिया है सारा, जवानों की तनासानी के वो बड़े अगेंस्ट, कि आपके पास ये सारी जो, फिर वही बात, जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, कि जर, ये जो हम एक रैट रेस में है ना, और हमारी यूथ को भी हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें यूथ का कसूर इतना नहीं था, हम मैं ये यहाँ इसकी जिम्मेदार है। लेंगे। हाँ, तो वो आगे कहीं वो खुद उसी अलम, उसी टॉर्च बेरर होंगे उस चीज के। कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन, जो यूथ से पीछे की जनरेशन है, वो भी उस तरह अपना हक अदा, अपना फर्ज अदा नहीं कर पाई। और दैट वाज द रीजन कि हमारी यूथ जो है उसको डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। आज हम कितनी बात करते हैं यूथ के लिए कि इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप है, इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप है, इंडस्ट्री कुछ और मांग रही है, एकेडेमिया के अंदर हमें यूनिवर्सिटीज कुछ और प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं बाहर, जब यूनिवर्सिटी से निकल के हमारी यूथ जॉब्स नहीं है, मार्केट कुछ और मांग रही है। तो अलमिया है ये, हम बार बार इसके ऊपर हम बहुत बहुत बार जो वो सेशंस कर चुके हैं, यूथ की ट्रेनिंग्स कर चुके हैं, बट कभी हमने ये सोचा कि कहाँ हमारा निज़ाम तालीम मफलूज किया गया, कभी हमने इसके ओरिजिन पे गौर किया। तो मैं इसको बड़ा कह लें कि और एक तलब बात है ये, कि अगेन मैं किसी नेशन या किसी जुबान के खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन आप ये देखिए कि जब आपकी आइडेंटिटी को खत्म किया जाता है ना, तो उसमें जुबान का भी बड़ा रोल। आज उर्दू जुबान की तरवीज पर भी काम कम है, और हम जो यूथ है उसको उर्दू, हमें इतनी, हमने आगे, मैं फिर ये कहूंगी आगे फॉरवर्ड हम भी नहीं कर सके। तो जो बरतानवी राज आप कह लें, उसने, मैं 1935 एक्ट की बात करूंगी यहाँ से, वहां से जो निज़ाम तालीम चला, उसका काम ही ये था कि ब्रिटिश अगर राज है तो उसके अंडर जो लोग काम करें वो उसी तरह से जहन पैदा करें।
अब वो चला गया, जब वो चला गया तो तालीमी निज़ाम वहीं ठहर गया, वो वही चलता गया। हमने बेसिकली अपना जो एक मॉडल है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आज भी हम कहते हैं हम आपको फला मुल्क की तालीम फला तरह से फला, तो इसीलिए जो इकबाल कह रहे हैं ना कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, नो डाउट दे आर अहेड। उनका मैं ये कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं बात कहूंगी कि कहीं ना कहीं जो है वो मगरिब ने बहुत तरक्की की है, और रिसर्च और स्टडी और एक्सप्लोरेशन और कुरान की वन ट्रांसलेशन और उसके ऊपर रिसर्च से। तो असल में तो जो कौम रसूल हाशमी थी वो बड़ी खास थी, जो निस्बत हमें मिली थी, जो लेगेसी मिली थी वो बड़ी खास। तो कहीं ना कहीं हमने इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब वो कहते हैं ना कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर, कहीं पे वो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। तो आप जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लग जाएंगे ना पीछे कि हमने उस इमामत को पकड़ लिया है, असल बात ही वहां से शुरू होती है। असल में हमने कहीं ना कहीं इन चीजों को जब छोड़ा तो हमें लगा कि हाँ, देखिए यहाँ पे अगर किसी जुबान की फौकियत की आती है ना, किसी एक जुबान की फौकियत जो आपकी एक्चुअली कौमी जुबान नहीं, और आप किसी एक जुबान की इतनी फौकियत दे दें कि वो या तो एहसास कमतरी में चला जाए या एहसास बर्तरी में यूथ चली जाए, तो ये भी फिफ्थ जनरेशन मैं समझती हूँ। आई डोंट नो, मेरे से हो सकता है बिल्कुल बहुत ऐसे से है कि लोग आपके दिल में ये बात डाल दी जाए कि आपकी जुबान किसी काबिल नहीं है। लाइक अगर आप अपनी जुबान बोलेंगे यू आर द बैकवर्ड, यू आर बैकवर्ड एक्चुअली। कहीं अगर किसी भी जुबान की फौकियत या किसी भी जुबान को कमतर साबित करके कौमों के अंदर एहसास कमतरी एहसास बर्तरी का अंसर बढ़ा दिया जाए, तो बेसिकली उन कौमों को ये भी तबाह करने के लिए बहुत, क्योंकि वो फिर मैं इकबाल पे चली जाऊंगी कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आपकी खुदकुशी करे, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार। तो हम तो शाखे नाजुक पे आशियाना बनाने के चक्कर में हमें यह है कि हमारी स्टेबिलिटी शायद सस्टेनेबल गोल्स इसमें है, ऐसा नहीं था। वो जो ओरिजिन था ना, मैं बेसिकली ये जो आज का सेशन है इसका पर्पस भी है कि लेट्स फाइंड द ओरिजिन, लेट्स फाइंड द लॉस्ट आइडेंटिटी, लेट्स कम बैक टुवर्ड्स दैट लेगेसी ऑफ कभी है नौजवान बेस की मुस्लिम। तरफ आते हैं, दोबारा से बेस को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, तो वही बात इकबाल की फिर कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तुम, वो क्या गर्दूं था है टूटा, उन्होंने तो बात ही खत्म कर। वही हमें ओरिजिन अपनी रूट्स अपना वो सब देखने की जरूरत है। तो यूथ जो है वो बेसिकली बड़ी बड़ी कमाल यूथ है, ये मैं यहाँ बता दूं। यूथ से हमें बड़ी उम्मीदें भी हैं। यूथ, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो जो हमारी एक थी ना जनरेशन थोड़ी सी और पीछे वाली, मैं भी वैसे यंग हूँ ये मैं बता दूं, आई एम वेरी यंग इन माय माइंड, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, डेफिनेटली आपकी जो यंग वही है जो सीखता। बिल्कुल ऐसा है, लर्निंग आपको यंग रखती है, तो हम तो यंग है ही, हमने कौन सा सीखना छोड़ा है। जी, हम उतनी देर तक अपने तो व्यूअर्स की तरफ देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा आसिम हैं यूके से। मोस्ट वेलकम आसिम टू आवर शो। और अब्बास का एक और सवाल है, सिविल अदारों में आर्मी क्यों ताकतवर किरदार क्यों अदा करती है? जी, नादिया को आ लेने दें, शी विल आंसर दिस क्वेश्चन। और हबीबुर रहमान, वालेकुम अस्सलाम। Okay, he is just trying, he is saying welcome to Nadia. So good to see you here, ma'am. So how to avoid, defend or react to the fifth generation war? जी, और हमारे साथ हबीबुर रहमान हैं, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब्बास हैं हमारे साथ, दहशत गर्दी की बुनियादी वजूहात पर भी बात करें। माजी में पाकिस्तान रहा है और हमने काफ़ी वसी किरदार अदा किया। 9/11 में अंगेज, इसमें भी ज़रा वजाहत करें, अपने नुक्ता नज़र दें। ओके, दैट्स गुड। सो नादिया इज हियर। नादिया, मैं उतनी देर तक थोड़े कमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी। हबीबुर रहमान, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल,
जी, हेलो। जी। नादिया जी, जी, हबीबुर रहमान हैं, वो आपको वेलकम कह रहे हैं शो में। और हमारे साथ मोहम्मद रियाज़ अहमद हैं, उनका क्वेश्चन है, मैम, सो हाउ टू अवॉइड, डिफेंड और रिएक्ट टू दिस 5th जनरेशन वॉर? ओके, अच्छा मेरी आवाज क्लियर है अभी आपको? जी, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है मुझे। जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर ओके है। जी, हाउ टू अवॉइड। सबसे पहली चीज इसमें मैं एक बड़ी ही ओरिजिनल, यहाँ आप कह लें कि रूट कॉज से स्टार्ट हुई। मौलाना वहीदुद्दीन है, ही इज एन इंडियन इस्लामिक स्कॉलर, ही इज माय स्पिरिचुअल गाइड एज वेल। उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात कि उन्होंने ये कहा कि जो आज तक हमारे पास जो अब जो दीन पहुंचा है ना, दीन इस्लाम की मैं बात कर रही हूँ, ये जो हम तक पहुंचा है बेसिकली, ये वो दीन नहीं है जो खुलफाए राशिदीन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वी ऑल एग्री ऑन दिस, वी ऑल डेफिनेटली, हम जब कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो ला नबी बादा, तो आप ये देखें कि जो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन आफ्टर द जनरेशन जो रिलीजन आता है, वो बेसिकली सकाफत का जो रंग है ना वो उस पर चढ़, बड़ी गहरी सी बात है, लेकिन ये बड़ी ही रूट कॉज। हुँ, हुँ। जब सकाफत का रंग दीन पे चढ़ता चला जाता है तो दीन इन प्रैक्टिस नाउअडेज इज नॉट द ओरिजिनल दीन व्हाट वाज एक्चुअली इन प्रैक्टिस विद बिल्कुल ऐसे खुलफाए ही है, राशिदीन, व्हाट वाज ऐसे ही है। बेसिकली सुन्नत। अब आप जब देखते हैं कि वो बेसिकली कल्चर, यहां तक तो उन्होंने बात कह दी। आगे मैं इसको ऑब्वियसली मेरी भी एक है कि मैं स्टडी करती हूँ फिर इन चीजों, जो कल्चर है, जो कल्चरल वॉर है बेसिकली, जो मैंने अभी शेर पढ़ा था इकबाल का कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से। बहुत सी तहजीबें जो हैं वो किस तरह से दूसरों पे वॉर करती हैं या किस तरह से, हमें यहाँ पे देखना ये है कि जब हम सकाफत की बात करते हैं तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत, अगर सकाफत इस तरह हो सकता है कि वो दीन के ऊपर रंग चढ़ा सकती है, आप सोचें कि उसकी 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 पावर पावर क्या देखें, है? बिल्कुल। उसकी पावर कितना स्ट्रॉन्ग। जी, इसमें आप अपना भी इनपुट दे सकते हैं। हम रियाज अहमद के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इस 5th जनरेशन वॉर से हम किस तरह से बच सकते हैं, इसको किस तरह से हम डिफेंड कर सकते हैं, या हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें वो कौन सा ऐसा प्लान बनाना है कि अगर ये सब हो रहा है तो हम इसके इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पे ना हो, इसका इफेक्ट हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो चूंकि ये ज़्यादा इसका जो आप कह सकते हैं असर है वो हमारे बिलीव्स पे है, हमारी थिंकिंग पे है, हमारी परसेप्शन पे है। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम अपने अकीदे से शुरू करते हैं, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर रखें, अपनी थॉट्स को क्लियर रखें, और हमें पता हो कि हम किधर हैं, हमारी रूट्स क्या हैं, हमने किधर जाना है, तो ये चीज़ें हम पे उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे आती है, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे आती है, कि कुछ चीज़ें तो ये है कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता, जिस तरह अब्बास ने क्वेश्चन किया था कि आज हमने ये टॉपिक ही क्यों सेलेक्ट किया? तो अब्बास, ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जब ये कोई इस तरह की जंग नहीं है जिसमें तलवार, नेज़े या बंदूक या गोली चल रही है, जिसमें आपको बचाव के लिए और तरह के काम करने हैं। ये ज़हनों की लड़ाई है, और इसमें आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करना है, आपने अपनी सोच को मजबूत करना है, आपने अपनी आने वाली जनरेशन को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि उनके बिलीव्स पे और उनके आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ ये हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर जब अटैक होता है या जब हमारी थॉट्स पे अटैक होता है, तो उसके नतीजे में होता क्या है, अगर हम ये इसके इफेक्ट्स देखते हैं तो आपको उदासी नजर आएगी, आपको डिप्रेस नजर आएगा। ये बात देखिए, कोरोना आया, कोरोना अपनी जगह पे था, लेकिन कोरोना को कितना हाईलाइट कर दिया गया, ये चीज अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत फील होगा कि किस तरह से जो है ये मीडिया इसमें रोल प्ले कर रहा है, और किस तरह से छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा दिया जाता है और डिप्रेशन की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। ये सारा जो है ये इंटरलिंक्ड है 5th जनरेशन वॉर में। नादिया हमारे साथ दोबारा है। नादिया, हम लोग बात कर रहे थे रियाज अहमद के क्वेश्चन पे कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सिग्नल का, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत माशाल्लाह तेजी से सवाल भेज रहे हैं। जी, अच्छा जी। बस, अच्छा ये जो सोल्यूशन है इसमें तो पूरा सेशन है, तो वो साथ साथ हम देते जा रहे हैं। उसमें पहली जी, चीज तो यही है कि फेक न्यूज के ऊपर काउंटर अटैक बहुत जरूरी है। जब तक जी, हमारी बिल्कुल ऐसे। यूथ की आर्मी इसके ऊपर तैयार नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, कहीं ना मिसकंसेप्शन है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का ताल्लुक आर्मी के साथ, भाई खुदारा आर्मी के साथ कोई इसका ताल्लुक इस तरह नहीं है। इससे ज्यादा नहीं है कि फौज के खिलाफ यूथ के अंदर बगावत पैदा की जाए और यूथ खड़ी हो जाए फौज को मारने के लिए,
तो ये इस हद तक है कि आप फौज के खिलाफ हो जाएं तो बेसिकली आप स्टेट के खिलाफ हो, इस हद तक है। इससे ज्यादा कहीं भी ये समझा जाता है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी इसका तो ताल्लुक ही फौज के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। इसके अब जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसका ताल्लुक हर पैदा होने वाले बच्चे से लेके हर बूढ़े इंसान तक है कि हमें अपने आप को कैसे वेल प्रिपेयर करें। एक इसका हल जो है इसमें, जैसे रियाज साहब ने पूछा, तो वो साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करनी। जी अब आप देखिए ताकि साइबर क्राइम्स की जो रेशो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे हमें हमें आईटी, आज हमारी यूथ आईटी पे बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत बेहतर है। हम लोगों से जो पिछली जनरेशन है उनसे बहुत आगे है ये, हम खुद इनसे हेल्प लेते हैं, सीखते हैं, मैं अपने बच्चों से सीख रही हूँ। सो द थिंग इज दैट कि ये आईटी स्किल्स के तहत उसको सोशल मीडिया की जो ये जंग है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं ना कहीं बाकी मीडिया की जंग है, कैसे ये हैंडल किया जाए, उसके लिए यूथ को ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है, चाहे वो आईटी के ऊपर प्रोफेशनल्स है, सोशल मीडिया की एक पूरी खपत है कि उसको किससे हैंडल करें। सो हाउ टू डील विद, लेकिन जब तक आप डिसमेंटल, हम इसको कहते हैं कि उस नैरेटिव को हम ये कहते हैं डिसमेंटल करना, मतलब जो एक स्टेटमेंट आई है, जो एक ऐसी बात आई है, लेट्स से डॉक्टर कदीर खान की डेथ है, लेट्स से अल्लामा इकबाल की शायरी की मैंने, लेट्स से आपके लिटरेचर पे, आपके हीरोज पे वार है, लिटरेचर पे वार है, आपके खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वार, कहीं पे कोई बात आती है, हाउ टू डिसमेंटल दैट न्यूज, ये हमें एम्पावर करना है एक दूसरे को, यूथ को स्पेशली, क्योंकि इन्होंने लीडर आगे तो ये लीड कर रहे हैं ना हमारी नेशन बिल्कुल को। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसा। जब तक हम इसको डिसमेंटल करने की स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएंगे कि फौरी तौर पे हमने कैसे, देखिए ट्विटर के अंदर बड़ा आसान है, ट्विटर ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं लोग, ट्रेंड सेट करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब वो मेरी टीम पूरा काम करती है तो वो मुझे भी पूरा क्लियर है कि हाउ टू डू दैट। तो वो एक पूरी स्ट्रैटेजी है, आपकी सारी टीम लग जाती है, आप बार बार मैसेज डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, ऐसा करते करते क्योंकि वो मैसेजेस की खपत ज्यादा हुई, तो बेसिकली क्या हुआ कि ट्विटर की आप ट्रेंडिंग के टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 में आ गए। दिस इज हाउ वी कैन वर्क अपॉन कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज हों जिससे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हम और अ, क्वेश्चन जी जी अगला, हाउ कैन वी मेक आवर यूथ इकबाल के शाहीन while facing this 5th generation war? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मस्ट से, मेरे दिल का वो आप कहने के वो आपने दर्द वो बात कर दी है। तो इकबाल का जो शाहीन है ना, वो कहता है कि पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, और फिर शाहीन को आशियाना भी नहीं बनाता, उसके लिए हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और है भी नहीं, उसके लिए वो मुर्दार भी नहीं खाता, वो अपनी उड़ान ऐसी बढ़ता है कि आप देखें वो किलोमीटर के फासले से वो देख लेता है, अपने शिकार को देख लेता है कि कहाँ पे है। फिर वो देखें कि वो उसको पता है कि अपनी जनरेशन को, अगली जनरेशन को भी सेव कैसे रखना है सांप से। मतलब ये इकबाल की सारी शायरी इसी के ऊपर है सब, तो मैं उसी की एक आप कह लें नसर की फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये सारा कुछ हमारी यूथ क्या इतनी ज्यादा स्किलफुल हो गई है, तो अभी बहुत काम बाकी है इसके ऊपर। बिल्कुल अब हमें ऐसा। करना क्या है वाइल फेसिंग द 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये किसी हद तक वही सोल्यूशन है। पहली चीज तो अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी से बाहर आ जाए। आज ये जो लॉस्ट आइडेंटिटी का फैक्टर है ये बहुत बढ़ गया है, क्योंकि यूथ में वापस जाऊंगी तालीमी निज़ाम पे, क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी यूथ की आज की जो हालात हैं उसके ऊपर। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जिस दौड़ में पड़ गए ना, फिर हमने एक और काम किया, हमने नंबर गेम के ऊपर हम आए, और नंबर गेम में हमने कहा कि बेहतरीन नंबर हासिल करने वाला ही टैलेंटेड स्टूडेंट होता है। फिर हमने ये किया कि हमने जब वो, मैं बरतानवी राज दोबारा जाऊंगी 1935 एक्ट से ऑनवर्ड जो सिलेबस जो करिकुलम हम करते गए, उसका मकसद गुलामाना जहन पैदा करना ज्यादा था। तो हमने मुआशरे के लिए नौकर ज्यादा पैदा कर दिए, नौकर ज्यादा पैदा हो गए, जो जॉब क्रिएटर थे वो कम पैदा हुए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, जॉब जॉब इज इम्पोर्टेंट, बट आपका सिर्फ जिंदगी का मकसद ही ये रह जाए और आप अपने लिए कोई क्रिएटिव आइडियाज अपने मुआशरे, अपने इदारे, अपने घर, अपने मुल्क के लिए ना सोच सकें, तो ये जहनी तौर पे आप मफलूज हो गए, फालिज हो गए आपको दिमागी तौर पे। तो वो जो जहन साजी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ हमारी जो
दरअसल जहन साजी, इकबाल का शाहीन जो इन्होंने अभी बात की, वो तभी बनेगा, पहले तो वो इकबाल को पढ़ता ही नहीं है अभी, जब नौजवान नस्ल इकबाल को उतना पढ़ेगी नहीं। बहुत से हमारे नौजवान, ये पुराना दकियानुसी हम किताबें भी समझ लें या कुछ, तो बहुत से नौजवान अगर ऐसा समझेंगे कि उर्दू जुबान या इकबाल या कुरान और सुन्ना या इसकी तरफ जाना, इसको इस वक्त दौरे हाजिर के साथ बेसिकली हमने सिर्फ रिलेट करना है। एवरीथिंग हैज बीन डन, हमारे लिए लाया अमल बन चुके हुए हैं, हमें कुछ दौड़ में नहीं पड़ना। देखें, मैं तो यहां तक आऊंगी सुमेरा, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये जो पिछले दिनों वुमेन राइट्स के ऊपर बात चली, सोशल मीडिया पे हाइप हो गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यकीन मानिए मैं इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा समझती। बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। यहाँ औरत क्या है, इतनी डिग्निटी है, इस्लाम ने औरत को, अब जंग बच्चियां निकल पड़ी हैं उसके लिए। मुझे ये बताइए, मैं इस चीज के भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि आवाज नहीं उठानी चाहिए जहां जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा है अगर तो आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका है। जो स्लोगन कंट्रोवर्शियल है, जो आपका स्लोगन ही कंट्रोवर्शियल है, अगेन बोरोड, अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से, कहां से बोरो किया हुआ अगर स्लोगन ले रहे हैं जिसका ताल्लुक नहीं बनता। अब आप एक कंट्रोवर, आप उस, आपका अगर आपका जो आप कह लें मिशन है वो राइट्स आपके आगे, लेट्स से जैनब केस है, बहुत से केसेस हैं भाई, देयर आर इश्यूज, आप उनके ऊपर बात करना चाह रहे हैं एज फीमेल्स, एज वी आर सिटिंग फीमेल्स, तो वी कैन टॉक इन अ वेरी गुड वे। लेकिन ऐसा स्लोगन जो कंट्रोवर्शियल हो, कांट वी चेंज दैट स्लोगन रादर देन मेकिंग इट अ एजेंडा और प्रोपेगेंडा ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। तो हम कहीं ना कहीं, हमें बहुत सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमने अपनी जो मूवमेंट्स को लेके चलना है, उनको भी कैसे लेके चलना है कि हम खुद उसका शिकार ना हो। जी, जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी, ये इकबाल का शाहीन, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको भी एड्रेस करें। तो अब्बास का एक नया क्वेश्चन है, दहशतगर्द की बुनियाद पर भी माजी में पाकिस्तान ने काफ़ी वसी किरदार अदा किया, 9/11 पे भी ज़रा वजाहत करें। इसका मुझे कुछ ये समझ नहीं आ रही क्वेश्चन किस तरफ से पढ़ना है। दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात पर बात करें, माजी में पाकिस्तान हमने काफी वसी किरदार अदा किया 9/11 में, इस पे भी जरा वजाहत करें, अपना नुक्ता नजर दें। आई थिंक ही जस्ट वांट कि हमने दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात पे बात करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है। ही जस्ट वांट टू टॉक अबाउट बिल्कुल, दैट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने पॉइंट उठाया है, क्योंकि देखें, अगर कहीं भी किसी भी मुल्क में दहशत गर्दों को अगर आप इस तरह से ट्रेन करें कि आप उनको ये एक गलत पर्सपेक्टिव अलग अलग से है कि आप यूथ को एक ऐसे ट्रांस में ले जाएं और आप ये कहें कि आप लेट्स से आपको कोई जन्नत मिल जाएगी सुसाइडल अटैक्स के साथ, और ये तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू सी क्या हाउ यूथ शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन एक और एलिमेंट है, एक तो ये एक्सट्रीमिज्म का एलिमेंट है, एक एलिमेंट मैं यहाँ कश्मीर को नहीं भूल सकती। हम सब जब 5th जनरेशन वॉरफेयर की आज बात कर रहे हैं तो हम कश्मीर को कैसे भूल सकते। कश्मीर पे जो मुजालिम है, आज भी कश्मीर के ऊपर मीडिया के ऊपर देखें पाबंदी है, हर लिहाज से कश्मीर जो है वो आज भी आजादी की जंग लड़ रहा है। वहां जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको अगर टेररिस्ट कहा जाता है तो दिस इज 5th जनरेशन वॉरफेयर। वो तो आजादी के लिए आवाज उठा रहे, वो तो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे। आप उनको, जो ग्लोबल मीडिया कोई भी कहता है उसके ये टेररिस्ट, तो मैं ये कहूंगी ये भी 5th जनरेशन वॉरफेयर है कि उनको पोर्ट्रे, असल में तो गेम पोर्ट्रे करने की है ना, आपके इमेज को जैसे मर्जी जो है वो पायमाल कर, इमेज को जो मर्जी दिखा दें। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये जो 9/11 या बाकी बात कर रहे हैं, हमने बहुत सहा। हम, आप देखें 2001 में 9/11, 2001 के ही अंदर आप देखें अफगान वॉर स्टार्ट हो जाती, अफगान वॉर के अंदर आप देखें आगे चलते जाएं, इराक के ऊपर आप देखें, इराक के अंदर किस तरह से आपके लिए रीजन क्रिएट हुई, और फिर ऑब्वियसली इराक को इन्वेड करने के लिए पहले तो उसके ऊपर साल हर साल मेहनत हुई और उसके बाद फिर इराक को भी किस तरह से निशाना बनाया गया। तो यहाँ पे ये सारी 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और चलते चलते पाकिस्तान ने, क्योंकि बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वजीरिस्तान आप देखें, हमारी एजेंसीज, हमने बड़ा सफर किया, वहां पे सारे तालिबान तो नहीं थे,
और जो तालिबान थे उनमें से भी क्या उनका टाइटल तालिबान था या वो रियल में थे, कितने फ्रीडम कोई फाइटर थे या कितने तालिबान थे। फिर ये कि जो फौज ने इनिशिएटिव किया, अगेन क्योंकि इसको फौरी तौर पे फौज से जोड़ते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने स्टेट की डिफेंस और उसके लिए, वरना आप इराक का हाल देख चुके हैं, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का हाल वो हम चाहते तो फिर हम ये स्टेप क्यों उठाए हमने, क्योंकि हम चाहते हम अपने मुल्क को खुद से प्रोटेक्ट कर सकें। तो हमने डेफिनेटली ये स्टेप्स उठाए और हमने खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत सफर, यकीन मानिए सानहा पेशावर को हम यहाँ नहीं भूल सकते। सानहा पेशावर की भी कड़ी उसी से जुड़ी, मैं खुद APSS में रही हूँ, तो मुझे वो दर्द जो है वो कभी भी नहीं, हम सबको नहीं भूल सकता। तो आप ये कड़ी से कड़ी जुड़ी है, ये बड़ी गहरी साजिशें हैं, बड़ी गहरी इसकी रूट्स हैं। तो हमें जो है वो बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर आके देखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैं पढ़ सकती हूँ, निज़ाम तालीम मफलूज करने वालों का तयन करें। ऑलराइट जी, निज़ाम तालीम मफलूज करने वाला अच्छा जी, मैं किसी एक क्या पॉइंट आउट करें उनको बड़े बड़े डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं फौरी तौर पे हम जैसे थे ना कि वो फौरी तौर पे बता दें, नाम बता दें ताकि हम वो बोली, लेकिन बात सही है उनको पकड़ लेना। ये असल में इतना साइलेंट किलर वो जैसे कहते हैं ना, उस तरह से काम है कि हम सब इसके बेसिकली हिस्सेदार हैं, हम सब, मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ, हम इन्वॉल्व हैं इसमें, सब हैं, हम सब इसका हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि हमने पकड़ा क्यों, जिस वक्त ये काम शुरू हुआ, जब ये हो रहा था, हमने निज़ाम तालीम को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? हम हर वक्त हाथ पे हाथ धरे फिक्रे फरदा क्यों रहे? हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे हीरोज को आहिस्ता आहिस्ता, हमारी जो शख्सियात थी, आहिस्ता आहिस्ता किताबों से उनको लिमिटाइज किया गया, आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया, दीन को दीन-ए-आत तक, इस्लामियात तक लिमिटेड कर दिया गया। भाई आप देखें, कुरान तो साइंस के अंदर जितना लिंक्ड है, कुरान सिविक सेंस, सोशल स्टडीज, आपके इंग्लिश, हर चीज के अंदर कुरान को आप लिंक कीजिए। तो बेसिकली जो हमें अपना एक तालीमी निज़ाम बनाना था, हम सब पॉलिसी मेकर भी इसके हिस्सेदार हैं, हम सब हिस्सेदार हैं, असातिज़ा भी इसके हिस्सेदार हैं, वालिदैन भी इसके हिस्सेदार हैं, और तमाम कौम इसकी हिस्सेदार है मफलूज बनाने में। क्योंकि अच्छा, अब ये कि उम्मीद की किरण बाकी है, मैं यहाँ इतनी मायूसी नहीं कहूंगी है, मैं जो लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया, हम उनको कहीं ना कहीं देखिए, आज भी हमारे पास अगर हम देखें तो अरफा करीम टेक्नोलॉजी को ले, तो अरफा करीम से आज हमारे पास अगर तानिया आई हैं गूगल छोड़ के, तो एक उम्मीद बाकी है। अभी हम ये नहीं कहेंगे, अब्दुल सत्तार ईदी थे तो आज कराची में वो जो परवीन एक खाने का वो सारा वो निज़ाम चला रही हैं, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, लेकिन ये सारे एक सोशल वेलफेयर के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली। और जो हमें ज़रूरत है इस वक्त, वो तालीमी निज़ाम, जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की कोलैबोरेशन, ये सब अनसशा। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन नहीं होगी, हम इस काम को बतरीके एहसन नहीं। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सॉरी जी नादिया मुझे आपकी आवाज आ रही है। राइट, मुझे आप भी नजर नहीं आ रही, तो मुझे लगा कि शायद कट गया। तो दिस इज समथिंग यू नो कि निज़ाम तालीम के ऊपर तो हमें रट्टा सिस्टम, नंबर गेम से बाहर आना है। जब हम इससे बाहर आएंगे तो अपना मॉडल बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अब मैं अगर मुल्कों के नाम ले रही हूँ तो मैं मुल्कों के खिलाफ नहीं हूँ प्लीज, कि जापानीज का तरीका तालीम ले लें, हमसे फिनलैंड का ले लें, हमसे यूके का ले लें। मैंने इन सबको स्टडी किया, काम भी किया, सीखा भी, सबका सीखें जो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज खुदारा अपना मॉडल बनाएं। अपना एक यूनिफाइड एक मॉडल होना चाहिए जिसमें बेसिकली आपकी अपनी जुबान, आपकी कल्चर, आपकी सकाफत, आपका दीन, ये सब भी पहलू कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरह शामिल हो कि वो नजरिया जिसकी बात से ये पाकिस्तान भी हासिल हुआ, वो हमारी यूथ को तो पता हो, उनको तो समझ आए कि तालीम का मकसद बेसिकली ये था। क्योंकि ये जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस दौर से नहीं निकलेंगे। और तालीमी निज़ाम की बेहतरी में हम सब शामिल, और पेरेंट्स का रोल आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। वालिदैन पहले जो काम करते थे, आज पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग है, वालिदैन का रोल ज्यादा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
मेजॉरिटी के बिल्कुल ये ऐसा एक है। रीजन बहुत बड़ी। जी जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कभी ओके, ये इन्होंने वही वाला जो आपने शेयर जो है वो शेयर किया था, वो उसी के बारे में बात करें। कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। हाँ जी जी। उसके बाद हमारे साथ अब्बास हैं। हमारी यूथ की सिमत मुतय्यन करने के लिए तजावीज़ दें। ओके राइट। अच्छा, यूथ को सबसे पहले तो अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को डिस्कवर करना। वो जो मैंने बात की थी कि आप बेसिकली कल्चर का रंग अगर दीन पे चढ़ सकता है, तो आप सोचें कि कल्चर कितना स्ट्रांग है। अपने कल्चर को पीछे मुड़ के देखें, आइडेंटिफाई करें कि हमारी रूट्स कहाँ हैं, हमारा कल्चर स्ट्रांग कैसे है। हम आज बेसिकली जिस जिस दौड़ में हैं, उसमें हमने अपने कल्चर को भुला दिया, अपनी सकाफत को। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि यूथ को ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हैं, आप अपने अंदर अच्छी बातें कौमों की सराहियत करने देते हैं, लेकिन आप अपने तशख्खुस को पामाल नहीं होने देते, अपने तशख्खुस को बरकरार रखते हैं। वो जो लॉस्ट आइडेंटिटी का सीना झूठ के साथ, वो नहीं होना चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, वो उस कन्विक्शन से आज हम के ऊपर नहीं चढ़ने देना। हमने वो आपके दीन को बेसिकली ना होने के पायमाल। दूसरी बात ये कि वो अपने तशख्खुस को, अपने नजरिए को समझें, और बाहर के मुल्क तो बहुत अमीर हैं। बाहर के जो मुल्क हैं वो तो उनके पास वसाइल हैं। बाहर की जो दुनिया है हमारे मुल्क से बाहर, उनके पास तो हमें ये चीजें पैसिमिज्म की तरफ हमारी यूथ को ले गई। हमें कहीं ना कहीं अपने मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं, देखें जितने ज्यादा मसाइल होते हैं, जितने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। मैं तालीम के मैदान में आई और इसी में इतना मैंने काम किया, और अभी इतना काम है मैं देखती हूँ। तो वो बेसिकली क्यों नजर आता है? क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं हमारे पास। अब मैं 8 साल में लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर रही, मैंने अंग्रेजी जुबान के ऊपर काम, मुझे समझ आई कि दिस इज नॉट माय मिशन। मुझे कहीं देखना है कि बेसिकली मेरी कौम को उर्दू जुबान ज्यादा समझ आती है, आई शुड वर्क इन उर्दू। तो उर्दू वीडियोज और उसके ऊपर हम सब आ गए। तो बेसिकली ताकि लोगों को जो चीज समझानी है वो समझ तो आए, वो बात तो कन्वे हो, तो उस जुबान में कन्वे हो ना जो मैक्सिमम लोग समझते और बोलते हैं। अपनी जुबान पे देखें क्या है, उर्दू जुबान जो है बेसिकली उसका एक अपना एक कह लें कि एक पूरी ट्रेडिशन है, पूरा एक उसका एक रूट्स है हमारे, उसको उसके ऊपर आप फख्र करें। इंग्लिश को जरूर पढ़ें, हमारा सारा आप कह लें साइंस टेक्नोलॉजी सब अंग्रेजी जुबान। ये एक अलमिया है कि और नादिया, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब अगर हम चाहें कि हम इसको पूरा कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उर्दू के साथ एक चीज़ ये भी मैंने वो जो इकबाल भी कहते हैं ना, जो देखे उनको यूरोप में, तो ये बेस फिफ्थ जनरेशन वॉर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है। हम नादिया, हेलो। फिर आप देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप जी 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 जी, सॉरी, वो आवाज़ कट गई थी, इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैं आप पूछ रही थी। जी जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हेलो जी। हबीबुर रहमान हमारे साथ हैं, वो रियाज साहब के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। वी शुड कीप उरम आवर नेक्स्ट जनरेशन अबू से इंटरेक्ट कौन नेट चलाए? with our cultural and historic values by adopting the curriculum based on practicing and practicable Muslims.
दैट्स रियली गुड। यानी हमें अपना करिकुलम और अपनी वो वैल्यूज इस तरह से डेवलप करनी है कि हम 5th जनरेशन वॉर के अगेंस्ट जो है वो काम कर सकें, और अगर वो इस तरह से कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हमें मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उस चीज का मुकाबला कर सकें। नादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो नादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मेरा माइक जी, जी मैं सुन रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। सो जो सोल्यूशन है वो यही है कि आईटी एक्सपर्ट्स हमारे पास हों जो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल पाकिस्तान को लेके इस तरह आगे बढ़े, और सोशल मीडिया वॉर, डिजिटल वॉर जितनी चल रही है जिसके ऊपर चाहे पर्सनालिटी को सबोटाज करें, इसको हाइब्रिड वॉर भी हम कहते हैं, और हाइब्रिड वॉर का भी पर्पस आप देख लें, मोरल डाउन करना है, इकोनॉमिकली डाउन करना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर बेसिकली हमें नैरेटिव बिल्ड करना है और यूथ को एम्पावर। जी नादिया, हमारे पास अगला क्वेश्चन है आवाज की तरफ से कि पाकिस्तानी कौम 2 तबकों में तकसीम है, एक लिबरल सोच है और एक मजहबी सोच है, जिसकी वजह से ये कौमी नजरिया पर काम क्यों नहीं किया जा रहा, कोई कौमी मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही, आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, जितना मैं ये कहती हूँ लिबरल सोच है या सेक्युलरिज्म है या ये सारे जो लोग हैं, आप उनको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे लेकर, और वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव यही है जो पूरी दुनिया में ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है मौजूद है। ये सिर्फ, मैं पहले भी ये बात कह चुकी, पाकिस्तान इज नॉट ओनली द विक्टिम या हम सब नहीं है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप उसको ग्लोबल, ये ऐसे जो लोग जो लिबरलिज्म या सेक्युलरिज्म की तरफ जाते हैं, उनको हम थ्रू वेरी गुड पॉइंट एजेंडा, थ्रू द ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं कि इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, इट्स नॉट रिलेटेड टू इस्लाम ओनली, इट्स नॉट रिलेटेड टू Iqbal only, it's not related to Pakistan only, it is related to the whole world, and whole world is making the solutions and strategies on it, very powerful strategies. देखें, जिस मुल्क के सीईओ जो बाकी जो आप कह लें कि हेड्स जो हैं वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट पे बैठे हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वो जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं हम तो अभी सोच ही नहीं रहे। हमें वो स्ट्रैटेजीज लानी है, उन नैरेटिव्स को डिसमेंटल करना है जो हमारी शनाख्त के ऊपर डायरेक्ट जर्ब लगा। जी जी, उस पर अब उठा रही हैं पॉइंट। जी, ये हमारे साथ रियाज अहमद है, उनका क्वेश्चन है, क्या ये कुछ ऐसा नहीं कि झूठ इतना ज्यादा और तवातर से बोला जाए कि सच लगने लगे? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही समझ, बिल्कुल सही। कोई चीज इतनी दिखाई जाए, इतनी दिखाई जाए कि आपको लगे कि यही सच है, और हर चमकती चीज, जैसे कहते थे ना सोना नहीं होती, वो आपको इतना शो करा दिया जाता है, इतना दिखा दिया जाता है झूठ को भी, और जो चीज इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट करनी तो वो आपको सच लगता है, असल में वो सच नहीं। अब असल सच की, अब हमारे यहाँ हमारी यूथ, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। यूथ, इसलिए मैं अगेन कहूंगी कि वो ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। 65% यूथ है, बाकी हम सब तो बहुत पीछे। तो यूथ का जो पावर है ना, वो इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होके सब जो है वो डिसमेंटल करने के लिए नैरेटिव्स बनाए। हमने ऐसी कोई मुहिम ही नहीं चलाई कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज चला दी जाती है, उसको डिसमेंटल के सारी यूथ इकट्ठी हो जाए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग सेट कर दे, 1 मिनट के अंदर हम टॉप पे ना आ जाए, 5 पे, टॉप 3 में ना आ जाए, हो ही नहीं सकता। सारे इकट्ठे होंगे, वो कहते हैं ना कि एक करने वाला जो एक मरकज पे कोई लाने वाला हो, तो वो जरूरी है। लीडरशिप यहाँ पे वो जो अगेन इकबाल आ गए कि है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार कर, मौत के आईने में तुझको दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार कर, और देख एहसासे ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार कर। तो लीडरशिप तो ये कि आपको ये लगे कि आपको बेसिकली जो करंट सिनेरियो वो और चैलेंजेस चाहिए, और उसमें चैलेंजेस चाहिए जो तुझे हाजिर मौजूद बेजार करे, कि जो हाजिर मौजूद में उसमें बेजारी आ जाए आपके अंदर, यूथ के अंदर, कि मैं तड़पूं, मैं कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाह रहे हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो बनाए कि कैसे हमने नैरेटिव्स को डिसमेंटल करना है, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अगर कश्मीर में लड़ रहे हैं तो उनको हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, अगर हमें ये सुनने को भी मिलता है तो हमें उसके ऊपर आवाज, ये बेसिकली हाउ टू रेज योर वॉइस, ये वो खेल है, और हाउ टू पोर्ट्रे द राइट थिंग इन द राइट डायरेक्शन।
बिल्कुल ऐसे ही है। अगर झूठ है तो उसको साबित हमें करना है कि वो झूठ है, बजाय इसके कि वो बोला जाए बार बार और वो सच्चा लगने लग जाए सबको, इवन कि हमारी जनरेशन भी उसको सच समझने लग जाए। और यही हो रहा है, और इसी के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, और इसी वजह से आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। नादिया, थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा आपने टाइम दिया हमें, और हमने 1 घंटा गुजर गया है और नादिया बिल्कुल पता नहीं चला हम लोग और मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम इसको थोड़ा क्लोज करें, और आई जस्ट वांट कि आप एक क्लोजिंग मैसेज दें हमारी यूथ के लिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि हम इसमें अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकें। जी प्लीज। अच्छा, मैं यहाँ पे ये यूथ से तो मुखातिब हुई। यूथ को इस वक्त टॉर्च बेयरर होना है, और मजहब पे, सियासत पे, नेशनलिज्म पे, या किसी भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे, इसको आप ग्लोबली लें, इसको लिमिटेड भी ना करें नेशन तक। तो आपने इन तमाम एलिमेंट्स पे जहां आपको ये नजर आता है कि कोई ऐसी, चाहे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी चीजें, पहली तो ये बात समझने की है, समझ जाए, अवेयरनेस ये क्रिएट करें कि ये फिफ्थ जनरेशन को, पहले अवेयरनेस आती, एक्सेप्टेंस होती है सबसे पहले, कि हम एक्सेप्ट कर लें कि ये है, फिर अवेयरनेस है कि हाँ ये है तो कुछ करना है, फिर आपकी बेसिकली इमोशंस जागते हैं। मेरे तो इमोशनली मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई ना। बेसिकली पहले आपकी मैंने जब ये काम शुरू किया तो आई हैव फाउंड 3 काइंड ऑफ डिनाइल्स। एक कॉग्निटिव डिनाइल था, लोग इस चीज को, जैसे सेक्युलर की अभी बात हुई, लिबरल माइंड की, वो मानने को तैयार है, वो कॉग्निटिव डिनाइल हो। दूसरा था इमोशनल डिनाइल, कि अगर है तो ठीक है फिर क्या करें, ठीक है चल रहा है सो चल रहा है, जैसा है ठीक है। तो एक वो है, वो इमोशनल डिनाइल से बाहर आ जाए प्लीज। आप अपने बिल्कुल इमोशंस को, अपने दिल को जोड़ें भाई, रब के, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके मुल्क के, आपकी जुबान के खिलाफ काम हो रहा है, जी। आपके ट्रेडिशंस, आपकी सकाफत के ऊपर अटैक हैं, उनको देखें समझें, उसके ऊपर काम। ये बिल्कुल इमोशनल डिनाइल से फिर बाहर आना होता है। इमोशनल डिनाइल से तीसरी चीज मैं सब कौम को ये कहूंगी, हम सब लोगों को, स्पेशली यूथ को, और फिर वो आपका आता है कि पॉलिटिकल डिनाइल से बाहर आता है, कि हाँ कोई पॉलिसी मेकिंग, ये होता है कि हम कहें कोई नहीं, अब है, हमें भी दुख है, हमें भी दर्द है, जैसे हम कश्मीर के लिए दर्द लेके बैठे हैं, कर तो कुछ नहीं ना पा बिल्कुल रहे। तो ऐसे ही। बेसिकली वो पॉलिटिकल डिनाइल, फिर यूथ को इस पॉलिटिकल डिनाइल से बाहर जी बनानी। कोई आपको जंग का मैदान तो चाहिए नहीं, ये दिमाग चाहिए। अगेन जहन बिल्कुल साजी ऐसे, पे मैं बिल्कुल बात ऐसे। खत्म करूंगी। यूथ की जहन साजी हो, खूबसूरत जहन, खूबसूरत सोचे हो, बिला वजह फॉरवर्ड मैसेजेस जो हम करते हैं बिल्कुल। ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। बेसिकली ये है कि उस जहन साजी पे आए, इन्हीं तमाम चीजों के साथ, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, आईटी स्किल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहां जहां वार नजर आते हैं वहां वहां के ऊपर काउंटर जो है वो स्टेटमेंट्स, डिस्क्रिप्शन जारी हों, और इसके ऊपर यूथ मिलकर काम। जी बिल्कुल। रियाज, अपना शेयर करें कमेंट। सच अ माइंड ब्लोइंग सेशन इंडीड, thank you so much. Yes, it is actually superb and wonderful talking to you, Nadia. Thank you so much for that. आपने हमें इतना precious I'm time दिया। grateful that you invited me. That's my थैंक यू फॉर pleasure इनवाइटिंग actually. मी। मुझे तो आपका नाम That's my pleasure. स्टेटस That's my लगता है। pleasure. हाँ। That's my player actually. और आपसे मैंने कहा और थैंक आपने यू फौरन सो पे मच। हाँ कर दिया। That's really nice to you. Thank you so much. हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा बुलाएं, और इसी टॉपिक को अगर हम मजीद थोड़ा सा लेके आगे चलें तो इवन मुझे लग रहा है कि हम 2-3 मजीद घंटे जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इतना इंटरेक्टिव सेशन ये रहा, और जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे हमें व्यूअर्स की तरफ से, थैंक यू सो मच व्यूअर्स का भी, जिन्होंने इसको इतना इंटरेक्टिव बनाया और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच नादिया, के हमारा कुछ आज इंटरनेट का भी प्रॉब्लम ज्यादा था, इसके बावजूद हम लोग कई बार डिस्कनेक्ट हुए, हम लोग दोबारा आए और हमने इसको बिल्कुल एंड तक लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।